हेलो गाइस, वेलकम टू क्विंटेसेंस। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी कहते हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस को हम फ्लू वायरस भी कहते हैं। तो हम डिटेल में इस वायरस को आज स्टडी करेंगे। तो पहले हम समझ लें कि इन्फ्लुएंजा है क्या। फ्लू इज अ कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी ये डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। तो वायरस से ही ये बीमारी होती है, यानी ये एक वायरल डिजीज है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया ड्रॉपलेट्स। तो जैसे कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ही फैलता है, ट्रांसमिट होता है, बिल्कुल उसी तरह इन्फ्लुएंजा या फ्लू भी ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से ही ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उसके बाद हम देखेंगे इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर। आपको जब ये वायरस चला जाता है तो अचानक से जल्दी ही आपके अंदर फीवर डेवलप हो जाता है, आपकी मसल्स में पेन होने लगती है, आपको सर दर्द होता है, या आपको इरिटेशन होती है, या बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल आप फील करते हो, खांसना आपका शुरू हो जाता है और साथ ही साथ गला भी आपका खराब हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है फ्लू वायरस के। अब मैं फ्लू को कोविड-19 के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या इनमें डिफरेंस है। फ्लू वायरस आपके अंदर चला जाएगा तो सिम्पटम्स आपको 1 से 4 दिन के अंदर ही आने लगेंगे, लेकिन कोविड-19 में केस ये है कि कोरोना वायरस जब बॉडी में चला जाएगा तो 1 से 14 दिन लगते हैं जो सिम्पटम्स को आने में। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। जो ट्रांसमिशन है वो दोनों का बिल्कुल सेम है। फ्लू और कोविड-19 दोनों बोथ आर ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, और दोनों में ही फीवर भी होता है, कफ भी होता है और फटीग भी आप महसूस करते हो। अब फ्लू का कॉज क्या है? फ्लू का जो कॉज है दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस, और वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स है इन्फ्लुएंजा वायरस के। लेकिन कोविड-19 का कॉज क्या है? सार्स कोव 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये कोरोना वायरस फैमिली का एक वायरस है। अब क्या फ्लू से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? नहीं, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी इसके खिलाफ ऑलरेडी बहुत टाइम से डेवलप हो रही होती है। लेकिन कोविड-19 कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसमें आपको सिवियर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, फाइनली आपको निमोनिया हो सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। फ्लू की प्रिवेंशन क्या है? हम वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम फ्लू शॉट भी कहते हैं। वैक्सीन लेके आप फ्लू से बच सकते हैं, लेकिन कोविड-19 के लिए हमारे पास अभी कोई वैक्सीन नहीं है। तो प्रिवेंशन क्या है? सेल्फ आइसोलेशन, जिसको हम होम क्वारंटीन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जब वायरस आपके अंदर चला जाता है तो डायरेक्टली आपके लंग्स में जो है अफेक्ट होने लगता है, आपकी नाक में आपकी नाक बहने लगती है, आपका थ्रोट खराब हो जाता है। और ये ज्यादातर किनको असर करता है? यंग चिल्ड्रन, ओल्डर अडल्ट्स, प्रेग्नेंट वुमेन, या पीपल विद क्रॉनिक डिजीजेस या वीक इम्यून सिस्टम जिनका होता है, वो लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं फ्लू की वायरस की वजह से। नेक्स्ट हमारा जो इसमें स्लाइड है वो ये कि फ्लू वायरस के कितने टाइप्स है या इन्फ्लुएंजा वायरस के कितने टाइप्स है। इन्फ्लुएंजा वायरस के टोटल 4 टाइप्स है, इसको हम इन्फ्लुएंजा टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी भी कहते हैं। अब इन्फ्लुएंजा टाइप ए है, दिस इज द वायरस दैट इन्फेक्ट्स ह्यूमंस एंड मेनी डिफरेंट एनिमल्स, यानी इंसान और जानवरों दोनों में ये वायरस पाया जाता है, इन्फ्लुएंजा ए वाला जो टाइप है इसका। अब इसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि इन्फ्लुएंजा ए के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन्स है, जिनकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक भी रजिस्टर किया गया है पास्ट में, और फ्यूचर में भी आ सकता है कि पैंडेमिक क्रिएट करने के चांसेस किसके हैं? इन्फ्लुएंजा ए वायरस के, क्योंकि इसमें सिम्टम्स काफी ड्रास्टिक होते हैं और ये बहुत ही तेजी से ट्रांसमिशन करता है। अब इन्फ्लुएंजा ए के बहुत अलग-अलग सब टाइप्स है। सब टाइप इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? अब देखिए, ये मैंने इन्फ्लुएंजा वायरस की डायग्राम यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब इस वायरस का जो मटेरियल है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, यानी आरएनए की शक्ल में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाहर की ये प्रोटीन की लेयर होती है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और उसके बाहर जो ये सरफेस है, ये जो आप यहाँ पे सरफेस देख रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर जो ये ब्लू और रेड कलर के आप कुछ प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, ये सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो वाला ब्लू वाला जो सरफेस प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं न्यूरामिनिडेस, और ये इसका एक सरफेस प्रोटीन है। दूसरा जो ये रेड कलर का है, इसको हम कहते हैं हेमाग्लूटिनिन। अब इस इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर ये 2 अलग अलग सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। इन्हीं 2 सरफेस प्रोटीन्स की बिना पर इसके सब टाइप्स किए गए हैं। अब इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप्स किस बेसिस पे किए गए हैं? हेमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेस है, ये 2 सरफेस प्रोटीन्स है। अब सब टाइप क्या है इसका? एक है एवियन इन्फ्लुएंजा,
एवियन इन्फ्लुएंजा खासकर पोल्ट्री वगैरह से ही बर्ड्स वगैरह से इसका वहाँ से ट्रांसमिट हुआ है ह्यूमंस में। और इसके इन्फ्लुएंजा ए के जो सब टाइप्स है, जो एवियन जिनका सोर्स है वो है H5N1, H7N9 एंड H9N2। ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए के सब टाइप्स है। फाइन। और सब टाइप्स में कौन सा वाला सब टाइप? जो एवियन इन्फ्लुएंजा है। और दूसरा जो सब टाइप है दैट इज स्वाइन इन्फ्लुएंजा। अब ये दूसरा है स्वाइन इन्फ्लुएंजा। अब ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा के जो सब टाइप्स है वो है H1N1, H1N2 एंड H3N2। स्वाइन यानी ये पिग्स से इनका जो ओरिजिनल सोर्स होता है। तो ये रहे आपके इन्फ्लुएंजा ए के कुछ सब टाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंजा बी। अब इन्फ्लुएंजा बी ये वो वायरस है जो कॉमन है ह्यूमंस में, और ये इसकी वजह से भी एपिडेमिक्स देखे गए हैं। तो इसके सिम्टम्स भी काफ़ी ड्रास्टिक हो सकते हैं इंसान के लिए। तो इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा ए में ज़्यादा उतनी खास डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट कभी मुश्किल भी हो जाता है ये बताना कि इस पेशेंट को इन्फ्लुएंजा ए है या बी। और तीसरा जो हमारे पास है वो है इन्फ्लुएंजा सी। दिस वायरस कैन इन्फेक्ट बोथ ह्यूमंस एंड पिग्स, पर्टिकुलरली पिग्स। तो ये ह्यूमंस और पिग्स दोनों को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है और इन्फेक्ट करता है। और इसके सिम्टम्स जनरली माइल्ड होते हैं। ये इसकी निशानी होती है कि इसके सिम्टम्स ज़्यादा खतरनाक नहीं होते और रेयरली इसको रिपोर्ट किया जाता है इन्फ्लुएंजा सी को। फाइनली इन्फ्लुएंजा डी है हमारे पास। ये इसी फैमिली का एक और वायरस है जो अफेक्ट करता है कैटल्स को, और इसकी वजह से अभी तक कोई भी नोन केस अभी तक हमने रजिस्टर नहीं किया है जिसकी वजह से बीमारी फैल गई है इंसानों के अंदर। तो इन्फ्लुएंजा डी अभी तक ह्यूमंस को कोई भी इसका नोन केस सामने नहीं आया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके 4 टाइप्स इन्फ्लुएंजा के। अब कॉमन जो टाइप्स है दैट इज इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी, जिसकी वजह से इंसानों में इसमें डिजीज कॉज होती है। अब इन्फ्लुएंजा ए और बी के कुछ सब टाइप्स जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। ए के कुछ बहुत सारे सब टाइप्स है, लेकिन जो कॉमन सब टाइप्स है दैट इज H1N1 एंड H3N2। और ये इसके ग्रुप्स हो गए। सब टाइप के अंदर फिर ग्रुप्स आते हैं 6B.1, 3C.2A, ये इसके ग्रुप्स हो गए। और फाइनली इसके सब ग्रुप्स हो गए। हमें इस इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा बी। इसके सब टाइप्स है विक्टोरिया एंड यामागाटा। ये आपको याद रखने हैं ये दो नाम, विक्टोरिया एंड यामागाटा। दीज आर द इन्फ्लुएंजा बी सब टाइप्स। एंड उसके भी फिर ग्रुप्स है और सब ग्रुप्स है। अब रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, न्यू इन्फ्लुएंजा रिसर्च प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम इंडिया और यूरोपियन यूनियन की एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था। इस पे इनका जो मकसद था वो ये था कि हमें नेक्स्ट जनरेशन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाना है। अब वैक्सीन इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे कंट्रीज बनाते रहते हैं, लेकिन हमें एक नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन बनाने के लिए, एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वैक्सीन बनाने के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने आपस में एक कोलैबोरेशन की। अब इस कोलैबोरेशन के तहत इनको 15 मिलियन यूरोस दिए जाएंगे अंडर प्रोग्राम होराइजन 2020। अब होराइजन 2020 है क्या? इट इज द बिगेस्ट यूरोपियन यूनियन रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम। यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम है, जिसकी जो टोटल फंडिंग है दैट इज 80 बिलियन यूरोस। और ये 80 बिलियन यूरोस उनको खर्च करने हैं ओवर 7 ईयर्स, 2014 से 2020 तक, यानी इस साल तक। और इसका जो मकसद है दैट इज टू अचीव रिसर्च एंड इनोवेशन ऑन एक्सीलेंट साइंस, इंडस्ट्रियल लीडरशिप एंड टैकलिंग सोसाइटल चैलेंजेस। और इसी होराइजन 2020 से कुछ फंडिंग जाएगी इस प्रोग्राम में, न्यू इन्फ्लुएंजा रिसर्च प्रोग्राम, जिसके अंदर ये नेक्स्ट जनरेशन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाएंगे। अब ये रिसेंटली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इन्फ्लुएंजा वायरस न्यूज में क्यों था? क्योंकि WHO ने रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिकमेंडेड द यूज ऑफ क्वाड्रिवैलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इससे पहले ट्राइवैलेंट वैक्सीन इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पहली बार WHO ने क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। अब ये क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन क्या है? देखिए, एक वैक्सीन है आपके इस वैक्सीन में होता क्या? इस वैक्सीन के अंदर वायरस होता है, वो वायरस जिसके खिलाफ आपको इम्यूनिटी डेवलप करनी है। लेकिन इस वायरस को हम कमज़ोर करते हैं, वीक करते हैं या इनएक्टिवेट ही कर देते हैं। फिर इसको हम वीकन्ड फॉर्म में या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी में डालते हैं, और बॉडी में डालने के बाद हमारे अंदर इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब ये वैक्सीन, अब मैंने आपको अभी बताया कि इन्फ्लुएंजा के कितने अलग अलग टाइप्स हैं। अब खासकर इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी है, बी के अलग अलग सब टाइप्स है, इन्फ्लुएंजा ए के भी अलग अलग सब टाइप्स है। अब वैक्सीन में जो आप वायरस इस्तेमाल करते हैं वो आपको देखना है कि आपको कौन सा वाला सब टाइप इस्तेमाल करना है।
किसके खिलाफ आपको इम्यूनिटी डेवलप करनी है। और जब भी वैक्सीन बनाते हैं हम उसमें एक ही टाइप का सब टाइप इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उसमें मल्टीपल टाइप्स इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जब हमने ट्राईवैलेंट वैक्सीन इस्तेमाल किया था, ट्राईवैलेंट वैक्सीन में हमने क्या था, ट्राईवैलेंट वैक्सीन में हमने इन्फ्लुएंजा ए के 2 सब टाइप इस्तेमाल किए थे और इन्फ्लुएंजा बी का 1 सब टाइप इस्तेमाल किया था। लेकिन अब क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन बनाया जा रहा है और क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन WHO अब रिकमेंड कर रहा है, यानी इसमें टोटल कितने वायरसेस होंगे, 4 वायरसेस होंगे, 4 इसमें टोटल इट कंटेन्स 4 इन्फ्लुएंजा वायरस स्ट्रेन्स। कौन-कौन से 4? इसमें इन्फ्लुएंजा ए के 2 होंगे और इन्फ्लुएंजा बी के 2 सब टाइप्स होंगे। इन्फ्लुएंजा ए का कौन सा सब टाइप होगा, H1N1 और H3N2, और इन्फ्लुएंजा बी का कौन सा सब टाइप होगा, विक्टोरिया एंड यामागाटा, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया। और ये क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन किनका है, सनोफी पास्चर एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने ये वैक्सीन बनाया है जिसको हम फ्लू क्वाड्री वैक्सीन भी कहते हैं। अब क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन वाज अप्रूव्ड फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इंडिया में ऑलरेडी इसको 2017 में ही क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन अप्रूव किया गया था फॉर एज 18 to 64 ईयर्स, यानी जो 18 से 64 साल की उम्र में लोग हैं उनको एक्टिव इम्यूनाइजेशन देने के लिए ये वैक्सीन ऑलरेडी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2017 में ही अप्रूव किया था इंडिया में। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं अगले लेक्चर में आपके साथ मिलता हूँ। मे पीस बी ऑन ऑल ऑफ यू।